नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमेय रांगणेकर है। पेशे से मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। स्पॉन्डिलाइटिस ये शब्द अपने आप में एक मिसनॉमर है। दरअसल शब्द स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है। पर जो मेन रोज़मर्रा के होने वाली जो दिक्कतें होती है हड्डी की, जिसे हम स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस अगर गर्दन में होता है तो उसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं और अगर वो कमर में होता है तो उसे लंबर स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस कुछ नहीं मगर उम्र के साथ जोड़ों का घिसाव होता है। जैसे हमारे घुटने उम्र के साथ घिस जाते हैं, बाल उम्र के साथ सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही स्पॉन्डिलोसिस रीढ़ की हड्डियों के घिसाव या डिस्क के डिजेनरेट होने के प्रोसेस को कहते हैं। सो ये हमारे पास एक स्पाइन का मॉडल है। ये ऊपर स्कल है, नीचे पेल्विस है। ऊपर का हिस्सा जो स्पाइन का आता है इसे हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। बीच का है जो थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं और सबसे नीचे वाला जो है लंबर स्पाइन बोलते हैं। सो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो दिक्कत होती है, वो इस सर्वाइकल स्पाइन के हिस्से में होती है। जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हम बोलते हैं या बैक पेन बोलते हैं, वो कमर के या इस हिस्से में होती है। ये बेसिकली बोन है जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं और उसके बीच में एक गुब्बारा जिसमें पानी भरा हो, वैसी एक पदार्थ होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। और बोन और ये कुशनिंग इफेक्ट देता है और इसके बीच में एक राउंडेड स्पेस होती है जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और इन हड्डी के बीच से जिसको हम फोरामेन बोलते हैं, यहाँ से नस निकलती है। तो स्पॉन्डाइलोसिस बेसिकली कुछ नहीं पर ये हड्डियों का एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होकर घर्षण है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जॉइंट है, ये ऊपर के जॉइंट का हिस्सा, ये नीचे के जॉइंट का हिस्सा और इसके मूवमेंट में जो घर्षण होता है इसे फेसिडल आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। और इससे डिस्क डिजनरेशन, फेसिडल आर्थ्रोपैथी और बोन के बढ़ जाने से यहाँ पे नस पे दबाव बढ़ता है और ये नस का दबाव जो कि आपके ये नस जो होती है वो आपके पाँव में सप्लाई करती है और उस नस के दबाव के कारण ही पाँव में दर्द, झुंझुनाहट या सुनपना के सिम्पटम्स आते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस बेसिकली उम्र के साथ जोड़ों का घिसना या उसका घर्षण होना उसे कहा जाता है। अब उसके होने के काफ़ी रीज़न्स होते हैं। उनमें से एक हड्डियों का घिसना, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में जॉइंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फैसेट जॉइंट, उसका घिसना या फिर उम्र के साथ-साथ डिस्क का डीजनरेट होना, वो कहलाता है या फिर रीढ़ की हड्डी का जो रास्ता होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, उस रास्ते का सकरा हो जाना, ये सब एक स्पॉन्डिलोसिस के ब्रॉड टर्म में आता है। स्पॉन्डाइलोसिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जैसे कि मैंने कहा और स्पॉन्डिलाइटिस ये भी एक अलग टर्म है। तो जो स्पॉन्डिलाइटिस हम कहते हैं वो जनरली जेनेटिक कॉजेस से मोस्टली होता है, जिसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस आता है, रीटर्स अर्थराइटिस आता है। इसके अलावा जो स्पॉन्डाइलोसिस होता है वो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है। अब एज रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा उम्र-दराज़ लोगों में ही हो। जनरली 20-35 साल की उम्र से भी वो शुरू हो सकता है और ब्रॉडली 2 कैटेगरी होती है, एक होती है इन्फ्लेमेटरी या फिर डिजेनरेटिव, जैसे कि मैंने कहा। स्पॉन्डिलोसिस के लिए ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं, उन्हें बैक पेन की मोस्टली कंप्लेंट होती है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए जो मरीज़ आते हैं, उन्हें मोस्टली गर्दन के पेन की कंप्लेंट होती है। कई बार ये पेशेंट्स दर्द के अलावा हाथों में या पैरों में दर्द जाने की कंप्लेंट करते हैं। इसके अलावा दर्द के अलावा अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, तो 1 पैर या 2 पैर में दर्द जाने के अलावा झुनझुनाहट या सुनपने की भी कंप्लेंट होती है। या कुछ मरीज़ कहते हैं कि हमको चलते-चलते ऐसा लगता है हम रुई पर चल रहे हैं, कोई कहता है कि हम पानी पर चल रहे हैं, किसी को ऐसा लगता है कि किसी ने पैरों के नीचे मिर्चियाँ लगा दी हो। तो ब्रॉडली इस सिम्पटम को पैरेस्थीसिया कहा जाता है। तो दर्द के अलावा जो पैरों में सिम्पटम्स पैरेस्थीसिया के आते हैं, वो एक स्पॉन्डिलोसिस के एडवांस डिजेनरेटिव स्टेट में आते हैं। इसके अलावा गर्दन के स्पॉन्डिलोसिस में आपके हाथों में झुनझुनाहट, सुनपना आ सकता है, दर्द जा सकता है। इसके अलावा हाथों में कमज़ोरी आ सकती है। कई मरीज़ कंप्लेंट करते हैं कि हम शर्ट के बटन नहीं लगा पाते, चम्मच से खाना नहीं खा पाते, चलते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ता है। और जब ये सिचुएशन काफ़ी एडवांस पहुँच जाती है, तो कुछ लोगों के यूरिन और मोशन पे भी कंट्रोल नहीं रह पाता है।
तो सबसे पहले जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, कमर के दर्द या फिर पाँव के दर्द को लेके, उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर किसी मरीज़ को कमर का दर्द है सिर्फ़ और अगर वो दर्द सिर्फ़ 3 महीने से कम है, तो हम जनरली पेन किलर्स, फिज़ियोथेरेपी, आइसोमेट्रिक और एक्सटेंशन एक्सरसाइज़ेज़, हॉट फॉर्मेंटेशन, पेन किलर जेल्स, ये एडवाइस करके उन्हें भेजते हैं और देखते हैं कि 3 वीक्स, 6 वीक्स में उनको कितना रिस्पॉन्स आया है। अगर वो कमर का दर्द पाँव में आना स्टार्ट होता है या फिर मरीज़ कंप्लेंट करता है कि मुझे चलने में दिक्कत आ रही है या मेरी चलने की क्षमता कम हो रही है, तो उसके लिए हम जनरली एमआरआई एडवाइस करते हैं और अगर एमआरआई के कोरिलेशन हो, तो ही हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। पर अगर तब जब पेशेंट की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग यानी रोज़मर्रा के काम करने की क्षमता गड़बड़ हो रही है या उसे सिग्निफिकेंटली अफ़ेक्ट हो रही है तो। सो बेसिकली 90% ऑफ पेशेंट्स हमारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि पेन किलर्स, हॉट फॉर्मेंटेशन, स्प्रे, जेल और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। रही बात कुछ 5% पेशेंट्स की, तो उनको अलग-अलग मोडालिटीज़ है ट्रीटमेंट की, जिसमें से एक होती है इंटरवेंशनल ट्रांसफोरामिन इंजेक्शन थेरेपी। एक छोटा-सा प्रोसीजर होता है जिसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन उस नर्व रूट में दिया जाता है, जिन पेशेंट्स को पाँव में दर्द बना रहता है। लेकिन जिसमें ये कारगर ना हो, तो आजकल सर्जरी की टेक्निक्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम डे केयर सर्जरीज़ करने लगे हैं। यानी कि एंडोस्कोपिक या माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम मरीज़ को सुबह एडमिट करके उसे ऑपरेट करके उसी दिन या फिर अगले दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद मरीज़ को 1 भी दिन की बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर मरीज़ को हम पहले एडवाइस करते हैं कि वो फिज़ियोथेरेपी ले और अगर हो सके तो उससे पेन मैनेज करने की कोशिश करे, उससे जितना कम हो सकता है करे। लेकिन दुर्भाग्य से सारे रोगों का इलाज फिज़ियोथेरेपी से नहीं हो सकता है। ऐसे कंडीशंस जिनमें बॉडी की हीलिंग ऑटो हो रही है और जिसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें फिज़ियोथेरेपी काफ़ी कारगर होती है, जो कि 90 से 95% मरीज़ों में होता है। लेकिन 5% मरीज़ों में जो डिस्क या फिर लिगामेंट का इन्फ्लेमेशन या फिर जो बोन का स्पर नस के ऊपर दबाव बना रहा है, जिसके कारण पाँव में दर्द आ रहा है या चलने की क्षमता कम हो गई है, उससे आराम नहीं मिल रहा है, तो उन मरीज़ों में फिज़ियोथेरेपी से कुछ सिम्पटम्स में फ़ायदा मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से आराम नहीं मिलता। तो उन पेशेंट्स को जनरली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ फिज़ियोथेरेपी काफ़ी हेल्पफुल है और रोज़मर्रा की लाइफ़स्टाइल में हम सभी को किसी न किसी वे ऑफ में एक्सरसाइज़ को अपनाना चाहिए और उसको एक लाइफ़स्टाइल मॉडलिटी का पार्ट बनाना चाहिए। अक्सर हम लोग के पास मरीज़ ऐसे सवाल लेकर आते हैं जिसमें उनको जानना होता है कि कौन से सोने की पोज़ीशन उनके लिए सबसे ज़्यादा कारगर है या हेल्पफुल है। पर दरअसल बात ये है कि मरीज़ के लिए बेस्ट पोज़ीशन सोने की वही होती है जिसमें वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। अलग-अलग लोगों के अलग सवाल होते हैं कि किस तरीके का गद्दा यूज़ करें या किस तरीके के पिलो का उपयोग करें। लेकिन मरीज़ के लिए सबसे बेहतर वही है जिसमें वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। स्पॉन्डिलोसिस के चलते सबसे पहले किसी को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी गंभीर बीमारी नहीं है। ये नॉर्मल उम्र के साथ होने वाली वियर एंड टियर है, जो आपको, मुझे या सबको होनी है। रही बात उसकी दिक्कत की, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से डाइट में प्रोटीन डाइट सबसे मेन ज़्यादा हो, स्पेशली ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन में जिनके पोस्ट मेनोपॉज़ स्पीड से बोन लॉस होता है, तो हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। अगर आप नॉन-वेज का सेवन करते हैं, तो ज़रूर मीट खा सकते हैं। इसके अलावा एग को डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर फिज़ियोथेरेपी या फिर योगा एक लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए। रेगुलर वॉकिंग 30-30 मिनट सुबह-शाम अ, उन सभी स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स को करना चाहिए। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। क्या नहीं करना चाहिए? तो अगर आपका कमर का दर्द पाँव में आता है, तो उसमें ऐसी कंडीशंस में जिसमें भारी वज़न उठाना पड़ रहा है, उसे अवॉइड करना चाहिए। सो बेसिकली आप चाहे तो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जो आपको पेन देती है, उस एक्टिविटी को अवॉइड करें और ब आगे झुककर भारी वज़न उठाना, ज़्यादा उम्र के लोगों का इंडियन टॉयलेट यूज़ करना जनरली अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जनरल लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करें, जिनकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आईटी बेस्ड वर्क है, वो जनरली अगर लॉन्ग टर्म कुर्सी पे बैठते हैं, तो एवरी 20-30 मिनट्स 5 मिनट का ब्रेक लें, वॉक लें और फिर सर
फिर से आके अपनी कुर्सी पे बैठे।